पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर की एक और हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। आज काफ़ी दिनों के बाद दोबारा से इस चैनल के ऊपर वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। कुछ पर्सनल मसरूफियात, कुछ ट्रैवलिंग और कुछ जॉब के हवाले से मसरूफियात थी, जिसकी वजह से पिछले कुछ अरसे से बावजूद कोशिश के भी वीडियो नहीं बनाई जा सकी। कोशिश की जाएगी कि आइंदा दोबारा से जो एक रेगुलर वीडियोज़ का सिलसिला है उसको कंटिन्यू रखा जाए इस चैनल के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप के ज़रिए भी और कमेंट सेक्शन के ज़रिए भी पूछा और इस हवाले से खैरियत भी दरियाफ़्त की। उन सब का बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो में हस्ब मामूल हम पूरे हफ्ते के दौरान जो स्टॉक मार्केट की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के हवाले से और स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं उनको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई हैं, उनको कवर करें। इस हफ्ते के दौरान इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस का क्या रुझान रहा, डॉलर की क्या सूरत रही पीकेआर के अगेंस्ट, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट केएससी 100 इंडेक्स की जो मूवमेंट रही उसका भी हम अहाता करेंगे। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ये होता है कि आपको एक वेल अवेयर्ड और एक बाखबर इन्वेस्टर बनाया जाए, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर अगर आप जितना ज़्यादा मुख्तलिफ कंपनीज़ के हवाले से और स्टॉक मार्केट के हवाले से और मुल्क की ओवरऑल इकनॉमिक जो कंडीशंस हैं उसके हवाले से बाखबर होंगे, तो तभी आप बेहतर और वेल कैलकुलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं और एक कामयाब इन्वेस्टर बन सकते हैं। सबसे पहले हम वीकली न्यूज़ अपडेट्स को देखते हैं और उसमें जो पहली खबर है वो पीपीएल के हवाले से है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, जो कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की कंपनी है। अगर 2024 की ओवरऑल बात की जाए तो जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है ये वक्तन फ़वक्तन खबरों की जीनत बनता रहा है, क्योंकि जो मुख्तलिफ एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन होती रही है, जो नई दरियाफ्तें हैं, फिर इस हवाले से जो मुख्तलिफ खबरें हैं जो पीपीएल, ओजीडीसी, मारी वगैरह की तरफ से आती रही हैं, तो वो इस वीडियो सीरीज़ में भी मैं वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करता रहा हूँ। आज की अगर इस खबर की बात की जाए तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव खबर है पीपीएल के हवाले से। सक्सेसफुल कमीशनिंग ऑफ जिम ईस्ट X1 वेल इन शाह बंदर ब्लॉक। तो इन्होंने एक और जो सक्सेसफुल कमीशनिंग की है उसके हवाले से डिटेल शेयर की हैं कि एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो इनकी कंटिन्यू रहती हैं, उस हवाले से एक जो सेकंड एक्सप्लोरेटरी वेल था डिस्ट्रिक्ट सजावल सिंध में, उसमें इन्होंने अपनी कमीशनिंग सक्सेसफुल स्टार्ट कर दी है। और फर्दर डिटेल्स इन्होंने ये दी हैं कि ये जो वेल है जिम ईस्ट X1, इससे तकरीबन 10 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे गैस और साथ साथ 150 बैरल खाम तेल जो है वो प्रोवाइड होता है, और साथ फर्दर इसकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो भी इन्होंने दी हैं। अब ये जो जिम ईस्ट X1 गैस है, ये इसकी जो प्रोसेसिंग होती है जो इसकी गैस की, वो मारी जो गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी है MPCL सजावल गैस प्रोसेसिंग, वहाँ पे होती है, और फिर वो SSGC को सप्लाई की जाती है आफ्टर द प्रोसेसिंग। तो अब इसमें इन्होंने कहा है कि दिस कमीशनिंग हैज़ एडेड मच नीडेड गैस सप्लाईज टू द नेशनल ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड विल इनेबल द एनर्जी सेक्टर टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड। तो ऑब्वियसली ये एक जो पाकिस्तान के अंदर जो गैस की जितनी कंजम्पशन है उतनी ज़्यादा इस वक्त प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो जितने भी इस तरह के नए प्रोजेक्ट्स या नए सक्सेसफुल कमीशनिंग्स हो रही हैं, तो वो एक अच्छा असर डाल रही हैं ओवरऑल जो मुल्की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने में। अब ये जो शाह बंदर जॉइंट वेंचर है, ये पीपीएल, इसमें इसके वर्किंग इंटरेस्ट की बात की जाए तो इसका मेजॉरिटी वर्किंग इंटरेस्ट है विच इज़ 63%, जबकि मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड का जो इंटरेस्ट है इसमें वो है 32%, जबकि सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का जो वर्किंग इंटरेस्ट है वो है 2.5%, और गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का 2.5। तो मेजरली जो है इसमें जो बड़ा प्लेयर प्लेयर है या जो बड़ा स्टेक होल्डर है वो पीपीएल ही है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे फिर मारी पेट्रोलियम आता है। आगे चलते हैं और जो दूसरी खबर है वो पीएसओ के हवाले से है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड। अगेन अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़, और इसने जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन शेयर किया वो है जो सेल परचेज एग्रीमेंट है उसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से है बिटवीन पीएसओ और एसओसीआर। तो आज़रबाईजान की जो कंपनी है उसके साथ इनका जो ये सेल परचेज एग्रीमेंट हुआ है उसके हवाले से इन्होंने पीएसएक्स को इन्फॉर्म किया है। और इसमें फर्दर डिटेल्स इन्होंने ये की हैं कि वी शैल इंटीमेट द पीएसएक्स व्हेन द caption SPA is executed after confirmation of ECC decision. Kindly be informed that the Ministry of Energy Petroleum Division, through its letter dated this informed PSO of the Economic Coordination Committee's approval of the SPA and Federal Cabinet's ratification of the ECC's approval. और अब ये जो प्रोजेक्ट है या जो ये एसपीए है ये उसी तनाजुर में है, उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसके जिसके तहत पाकिस्तान और आज़रबाईजान जो
ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इसके अंदर एक बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप के ज़रिए जो ज़रूरी है, एक विन विन सिचुएशन, एक सिनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से ये जो SPA है बिटवीन PSO एंड SOCR, तो इसका एक बड़ा मुस्बत असर पड़ेगा, और वी होप के फर्दर जब इसकी जो भी स्टेप्स हैं, जो लवाजमात हैं, वो पूरे होंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से ये जो एक सिनर्जी क्रिएट होगी, इसकी वजह से PSO की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे भी अच्छा असर पड़ेगा, और पाकिस्तान की इकानमी पे भी इसका एक अच्छा असर पड़ेगा। इसके बाद जो अगली खबर है वो OGDC के हवाले से है। अगेन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर से पॉजिटिव खबर है, और इसमें OGDC ने अनाउंस किया है कि OGDCL इन्हेंसेस प्रोडक्शन फ्रॉम पसाही 5 वेल। तो इन्होंने फर्दर डिटेल्स ये दी हैं कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट सक्सेसफुल रिवाइवल इन इन्हेंस प्रोडक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम पसाही 5 वेल, जो कि हैदराबाद सिंध में लोकेटेड है। तो ये एग्जिस्टिंग वेल है जिसकी प्रोडक्शन को इन्होंने इन्हेंस किया और रिवाइव किया है। The well is part of the Pasahi Development and Production Lease GNPL in which OGDC hold 100% working interest. तो ये जो है ये कोई जॉइंट वेंचर नहीं है, बल्कि 100% ये OGDC का है। As part of a strategic optimization initiative, OGDCL deployed a rig to install an artificial lift system. Previously, the well was producing 480 barrel of oil per day on natural flow. Following the installation, production has increased to 900 barrels per day, रिफ्लेक्टिंग अ नोटेबल इंक्रीमेंट ऑफ 420 बैरल्स पर डे। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। 480 से अब ये 900 पे ले गए हैं पर डे, जो यहाँ से बैरल पर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, और इसका एक अच्छा इम्पैक्ट हमें OGDC की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फ्यूचर में देखने को मिलेगा। इसके बाद जो अगली खबर है वो UBL और सिल्क बैंक की जो अमेलगमेशन या मर्जर है उसके हवाले से है कि यहाँ पर एक थोड़ा सा एक लीगल प्रॉब्लम क्रिएट किया है पार्क व्यू इनक्लेव ने। पार्क व्यू इनक्लेव लिमिटेड हैज़ फाइल्ड अ सूट नंबर दिस इन द सिंध हाई कोर्ट एट Karachi against Shaukat Tareen and others in connection with the proposed amalgamation of Silk Bank Limited with and into UBL। तो UBL और सिल्क बैंक की जो मर्जर हो रहा है, जो UBL अक्वायर कर रहा है सिल्क बैंक को, तो उसके अंदर अब ये एक कोई आल्दो कि इसकी फर्दर डिटेल्स तो नहीं है कि ऑन व्हाट बेसिस और किन ग्राउंड्स की बेसिस पे पार्क व्यू इनक्लेव जो कि एक हाउसिंग सोसाइटी है, तो उसने केस किया है शौकत तरीन पे, हु लीड्स सिल्क बैंक। तो अब ये एक लीगल बैटल होगी। नॉट श्योर कि आगे इसकी क्या फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी और उसके क्या रिजल्ट निकलेगा, लेकिन जो भी इसकी फर्दर अपडेट्स होंगी, ऑब्वियसली UBL एंड सिल्क बैंक आर लायबल टू शेयर द डिटेल्स विद PSX बीइंग द लिस्टेड कंपनी। तो जो भी इस हवाले से फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी इंफॉर्मेशन UBL की तरफ से या सिल्क बैंक की तरफ से स्टॉक मार्केट PSX को शेयर की जाएगी इन मटीरियल इन्फॉर्मेशन, तो अकॉर्डिंगली उसको हम इस वीडियो सीरीज़ में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है ठट्टा सीमेंट कंपनी लिमिटेड, और इस कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट एक एसोसिएट कंपनी में की है उस हवाले से डिटेल शेयर की है कि इन कंप्लायंस विद दिस सेक्शन ऑफ द सिक्योरिटीज एक्ट 2015 वी हेयर बाय नोटिफाई दैट द कंपनी हैज सक्सेसफुली एक्वायर्ड 12.5 मिलियन शेयर्स ऑफ ठट्टा पावर लिमिटेड, जो कि 26.09% ऑनरशिप बनती है स्टेक इन द कंपनी। तो ठट्टा पावर जो कि इसकी एक एसोसिएट कंपनी है, उसमें एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप कंट्रोल जो है वो ठट्टा सीमेंट कंपनी ने एक्वायर कर लिया है। एज अ रिजल्ट टोटल शेयर होल्डिंग ऑफ द ठट्टा कंपनी लिमिटेड इन ठट्टा पावर हैज़ इंक्रीज टू 88.5%। तो ऑलमोस्ट ये मेजॉरिटी में तो ऑलरेडी हैं, अब 26% ऑनरशिप है, और तो इसकी जो ओवरऑल इंक्रीज़ हो चुका है उसकी ऑनरशिप में वो 88% हो चुका है। तो मीन्स के तकरीबन कंप्लीट टेक ओवर के करीब हैं ये इस एसोसिएट कंपनी के। इसके बाद जो अगली खबर है वो मारी पेट्रोलियम के हवाले से। आपको याद होगा कि मारी पेट्रोलियम ने जब 800% बोनस शेयर्स दिए थे, तो उसके बाद उसने कुछ शेयर्स जो है ना वो विदहेल्ड कर लिए थे टैक्सेस की मद में, कि जिन लोगों को ये बोनस शेयर्स मिले उन्होंने टैक्स जमा कराना है। और उसके बाद फिर मज़ीद इन्होंने कुछ शेयर्स उन शेयर होल्डर्स के विद होल्ड कर लिए थे बेस्ड ऑन द केस विच वॉज गोइंग ऑन इन द कोर्ट। तो उसके बाद ये हुआ कि जो पहले से इन्होंने शेयर को विदहोल्ड किया था वो तो वापस कर दिए थे, लेकिन जो बाद में जो एडिशनल विदहोल्डिंग की गई थी वो शेयर्स अभी तक लोगों को नहीं मिले। तो उस हवाले से अब इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट डिस्पोजल प्रोसेस फॉर द विदहेल्ड बोनस शेयर्स 10% फॉर फाइलर एंड 20% फॉर नॉन फाइलर ऑफ शेयर होल्डर्स हु डिड नॉट पे देयर एप्लीकेबल टैक्स अमाउंट हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो अब जो प्रोसेस था डिस्पोजल का
कि उनके शेयर्स जो विदहल्ड किए गए हैं उनको बेचकर वो टैक्स जमा कराना है, वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। डिस्पोजल प्रोसीड्स हैव बीन डिपॉजिटेड इनटू द गवर्नमेंट एक्सचेंज अगेंस्ट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ दीज शेयर होल्डर्स। तो यानी कि जो टैक्स पेबल था वो उन शेयर्स को बेच के इन्होंने जमा करा दिया। लेकिन द रिलीज ऑफ रिमेनिंग शेयर्स विच आर करंटली अंडरलियन इन सब्जेक्ट टू ऑनगोइंग प्रोसीडिंग इन द ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, द कंपनी इज एक्टिवली परसुइंग द नेसेसरी लीगल डायरेक्शन टू रिजॉल्व द मैटर। तो इसने ये कहा है कि उसके बाद जो एडिशनल इन्होंने शेयर्स को विदहल्ड किया था, तो वो अभी भी उस हवाले से कोर्ट में केस चल रहा है जिसको कंपनी परसू कर रही है। तो अभी उस हवाले से ये है कि वो शेयर्स फॉर नाउ जो सीडीसी में या जो शेयर होल्डर्स के शेयर्स हैं उसमें ऐड ऑन नहीं होंगे। उस हवाले से कोर्ट का डिसीजन जब आएगा तो उसके बाद ही फिर कोई एक्शन लिया जा सकेगा। तो आपके अगर शेयर्स हैं कुछ जो कि मारी पेट्रोलियम ने विदहल्ड कर रखे हैं, तो फॉर नाउ यही खबर है कि कंपनी तो उस मैटर को परसू कर रही है विद द हाई कोर्ट। तो जब भी कोर्ट का डिसीजन आता है तो उसके बाद होपफुली वो शेयर्स आपके वापस आपके सीडीसी अकाउंट में आ जाएंगे। अब कुछ मिसलेनियस खबरें हैं उनको देख लेते हैं, जिसमें पहली खबर टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर की एक कंपनी है फेरोज 1888 मिल्स लिमिटेड। तो इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने अप्रूव किया है फॉर्मेशन ऑफ अ होली ऑन सब्सिडरी इन यूके। तो ये एक पॉजिटिव खबर है कि अपने बिजनेस को ये जोग्राफिकल बाउंड्री से निकल कर अब यूके के अंदर भी एक अपनी सब्सिडरी बना रहे हैं और वहाँ पर इस अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का इरादा रखते हैं। अब जो दूसरी खबर है वो जो टीपीएल रीट फंड विच इज़ वन ऑफ द लिस्टेड कंपनी इन द रीट सेक्टर, तो उसने ये अनाउंसमेंट की है कि प्रोजेक्ट सी टेक्नोलॉजी पार्क जो है उसके अंदर जो है वो डाइवेस्ट करने जा रहे हैं, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वहाँ से निकालने जा रहे हैं थ्रू द सेल ऑफ द प्रोजेक्ट लैंड। सेल ऑफ लैंड विल बी फॉलोड बाय लिक्विडेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एसपीबी। तो डिस्ट्रीब्यूट और उसके बाद जो लिक्विडेशन प्रोसेस है उससे जो भी पैसा आएगा वो यूनिट होल्डर्स को वापस मिल जाएगा। तो ये एक ख़बर है। ऑब्वियसली इसके बैकग्राउंड पे कुछ स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस होगा कि क्यों इन्होंने ये डिसाइड किया कि इस प्रोजेक्ट में से ये एग्ज़िट करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालें। तो अब इसमें से वक्ती तौर पे तो उनको लिक्विडिटी मिलेगी और वो पैसा जो है वो फिर अपने यूनिट होल्डर्स को भी देने के लिए ये बाउंड होंगे। अगली जो खबर है वो टीआरजी के हवाले से है। ग्रीन ट्री होल्डिंग लिमिटेड हैज़ अनाउंस्ड इट्स इंटेंशन टू एक्वायर अप टू 35.14% ऑफ द इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल इन कंट्रोल ऑफ टीआरजी पाकिस्तान। तो बरमूदा बेस्ड ये जो होल्डिंग कंपनी है, अब ये पहले भी शेयर होल्डिंग काफ़ी रखती है, तो अब ये मज़ीद शेयर होल्डिंग एक्वायर करके जो मेजॉरिटी शेयर्स हैं जो पेड अप या इशूड कैपिटल है उसकी बेसिस पे, तो वो अब ग्रीन ट्री होल्डिंग के पास होगी। तो ये एक काइंड ऑफ टेक ओवर है इसका। ये ऑलरेडी एक होल्डिंग कंपनी है। तो इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि चूँकि ये जब बाहर से ये कोई भी बाहर की कंपनी किसी पाकिस्तानी कंपनी को, यानी जो पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनी है उसको अब ख़रीद रही है या उसको टेक ओवर कर रही है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से जो फ़ॉरेन जो कुछ पैसा है वो पाकिस्तान में आएगा। तो लिक्विडिटी के हवाले से कंपनी को भी फ़ायदा होता है, मुल्क को भी फ़ायदा होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगी, किस तरह ये जो कंपनी है वो इस टीआरजी के हवाले से अगर बात की जाए तो उसके बिज़नेस को, उसके जो कोर ऑपरेशंस हैं और उनकी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से क्या स्ट्रेटजीज़ लेके आएगी, क्या प्लान्स लेके आएगी, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी और वो आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगी। अब आगे चलते हैं और हम रिजर्व्स की सूरत हाल देखते हैं। जो पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ हफ्तों से दोबारा से एक डाउन ट्रेंड में हमें जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और एज़ ऑफ नाउ जो लेटेस्ट नंबर स्टेट बैंक ने जारी किया है 28 दिसंबर 2024 का, तो उसके मुताबिक जो हमारे रिजर्व्स हैं वो 13 दिसंबर में 16.63 थे क्यूमुलेटिव रिजर्व्स ऑफ स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक, जो कि घट कर 16.37 बिलियन पे आ गए। तो रिज़र्व्स के अंदर कमी आना और इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट होगा कि अब आने वाले दिनों में जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, जो प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट है उसके हवाले से वो उनकी क्या सूरत हाल रहती है। फिर ये भी इम्पोर्टेंट है कि आने वाले दिनों में आईएमएफ के हवाले से जो बकिया जो एक साथ जो हमें मिलनी है उस हवाले से कितना ज़्यादा हम एक बेहतर सिचुएशन में होते हैं। और अगर तो वो सारा प्रोसेस स्मूथली चलता है तो फिर तो इन द नियर फ्यूचर हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खुदा न खास्ता वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी एक बड़ा फैक्टर है। फिर यूएस में ट्रंप के आने के बाद जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी, पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है उसके साथ उसके क्या वर्किंग रिलेशनशिप बनेंगे। फिर और इसके अलावा रेमिटेंसेस के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं। इवन जो हमारी एक अपोजिशन पार्टी है उसकी तरफ से भी
जो सिविल डिसोबीडियंस के हवाले से बात हो रही है, तो अगर रेमिटेंसेस के अंदर भी कोई कमी आना शुरू होती है तो वो भी एक नेगेटिव असर डाल सकती है। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जो कि इस हमारे रिजर्व्स की जो करंट सिचुएशन है उसको फ्यूचर में कहाँ पे देख सकते हैं हम, उस पे वो इन सारी चीज़ों पे ये चीज़ डिपेंड कर रही है। इसके बाद अगर हम यूएसडी टू पीकेआर देखें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हमें एक लंबे अरसे तक अगर आप देखें तो जो डॉलर की प्राइस है वो उसके पीकेआर डॉलर जो पैरिटी है उसमें देखें तो एक मुस्तहकम सिचुएशन नज़र आ रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें या इवन पिछले पूरे एक महीने का आप नंबर देखें 2 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक, तो यूँ लगता है कि अब डॉलर आहिस्ता आहिस्ता वापस ऊपर जाना शुरू हो गया है और इस महीने में 278.57 को भी टच किया और अभी एज ऑफ नाउ जो नंबर है वो 278.47 है। बहरहाल स्टिल इट्स एक्सेप्टेबल एंड रीजनेबल, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये 280 को क्रॉस कर जाता है, उससे ऊपर चला जाता है, तो फिर दोबारा से एक जो है वो डाउटफुल सिचुएशन हो जाएगी हमारे जो एक्सचेंज रेट है उसको लेकर, और उसका फिर एक नेगेटिव असर ओवरऑल इकानमी के ऊपर भी हम देख सकते हैं। अब अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइस का जायज़ा लें तो इस वक्त जो पर बैरल प्राइस है वो 74.17 पर है। तो पिछले एक महीने का ग्राफ आपके सामने है, तो इसमें एज सच कोई बहुत बड़ा अप एंड डाउन हमें देखने को नहीं मिल रहा। हाल दो कि ये प्राइस एक वक्त पे अच्छा खासा गिर गई थी, 70 पे गई, लेकिन स्टिल पाकिस्तान के अगर इम्पोर्ट बिल के हिसाब से बात की जाए, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है उसके हवाले से बात की जाए, तो 74-75 इज स्टिल अ रीज़नेबल नंबर और देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। अब अगर हम KSE 100 इंडेक्स की सूरत हाल देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले 1,17,000 तक भी जो नंबर है वो चला गया था, और जो KSE 100 इंडेक्स की एक कंटिन्यूस बुल रन है उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया गया, बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा भी उठाया। लेकिन उसके बाद फिर कुछ करेक्शन हमें देखने को मिली और 1,06,000 तक वापस आ गया था नंबर, 1,05,000 पे। लेकिन फिर दोबारा से कुछ पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिली और एज ऑफ नाउ अगर बात करें तो 1,11,000 पे है इंडेक्स, जो कि एक अच्छा नंबर है। और लॉन्ग टर्म में देखें तो वी आर स्टिल इन द बुल रन और एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हाल दो कि यहाँ पर कुछ करेक्शन हमें देखने को मिली है और वॉल्यूम्स भी कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि कोई नेक शगुन नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो स्टिल सिचुएशन इज़ वेरी गुड और एज़ पर एक्सपेक्टेशन, बल्कि एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं उनके नज़दीक तो ये था कि ये जो दिसंबर एंड तक शायद हम 1,06,000 1,08,000 तक जाएँ, यानी कि 3-4 महीने पहले जो लोगों की फोरकास्ट थी उसके हवाले से अगर बात करें। लेकिन उससे बहरहाल ज़्यादा ही हुआ और इंडेक्स काफ़ी ऊपर गया, 1,17,000 का एक जो ऑल टाइम हाई है उसको अबूर किया और अब दोबारा से कुछ करेक्शन आई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब आने वाले दिनों में जनवरी के बाद जो रिज़ल्ट्स का सीज़न आएगा तो वो भी एक और ट्रिगर पॉइंट होगा, जिसकी बेसिस पे मार्केट के अंदर जो अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छी कंपनीज़ हैं, उसके अंदर मज़ीद आपको बेहतरी और मज़ीद एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन साथ साथ ये भी हमें देखना होगा कि अब मॉनेटरी पॉलिसी में जिस तरह एक मुसलसल काफ़ी जो प्रीवियस पॉलिसी मीटिंग्स हुई हैं उसमें इंटरेस्ट रेट नीचे आता हुआ हमें नज़र आया है, तो अब ये ट्रेंड क्या 2025 में भी कंटिन्यू रहेगा और क्या इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में जा सकता है? अगर तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो उसका भी फ़ायदा स्टॉक मार्केट को होगा। लेकिन अगर इसमें ठहराव आ जाता है या दोबारा से यहाँ यहाँ से किसी भी लिहाज से फ़िलहाल तो खैर चांसेस नहीं है कि इंटरेस्ट रेट वापस ऊपर जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर रुक भी जाता है तो भी उसका एक नेगेटिव असर मार्केट ले सकती है। साथ साथ ये भी हमें देखना होगा कि जो बाकी पॉलिटिकल एंड के ऊपर जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इंटरनल मामलात हैं, वो रुख किस समत वो जाते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है या कोई भी इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है जो कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसके ऊपर नेगेटिव असर डाल सकती है, तो फिर उसका एक डायरेक्ट असर स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। क्योंकि इंडेक्स जितना ऊपर गया हुआ है उतना ही ज़्यादा इसके अंदर नज़ाकत भी आ जाती है, उतना ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाता है और नेगेटिव जो खबर होती है उसका असर भी बड़ी तेज़ी से मार्केट लेती है अगर वो इस तरह एक हायर लेवल के ऊपर हो। बहरहाल अच्छी कंपनीज़ के अंदर अच्छी एंट्रीज अगर आप लेंगे और लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चलेंगे तो ये वक्ती जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो ऐसा कोई ज़्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।